आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और भविष्य की दिशा तय करने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मशीन लर्निंग और पाइथन का उपयोग करके स्पीच इमोशन रिकग्निशन यानी आवाज से भावनाओं को पहचानने वाला सिस्टम बनाना। जी, ये सुनने में ना किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। बिल्कुल लगता है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही शानदार तकनीकी गाइड पर आधारित हैं, जो हमें इस सिस्टम को बनाने का एकदम कदम दर कदम तरीका बताते हैं, और वो भी बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। हाँ, तो हमारा आज का जो मिशन है वो ये समझना है कि मशीनें अब केवल हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की डिकोडिंग तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। वे अब ये सीखना शुरू कर चुकी हैं कि उन शब्दों के पीछे छिपी हमारी मानवीय भावनाओं, हमारे जज्बात को कैसे सुना और समझा जाए। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। ये पूरी तकनीक आखिर किस तरह काम करती है और सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर भावनाओं तक पहुंचना मशीन के लिए कितना बड़ा कदम है, मैं सच में ये जानना चाहता हूँ। ये वास्तव में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जब हम इस पूरी तकनीक की वास्तुकला या उसके आर्किटेक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि ये केवल कुछ कोड की पंक्तियों का खेल नहीं है। यह मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी HCI की दुनिया में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। वो कैसे? मतलब ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो? ऐतिहासिक रूप से देखें तो कंप्यूटर बहुत ही तार्किक, एकदम सीधे और भावहीन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें कमांड मिलती है और वे उसका पालन करते हैं। पुराने जमाने के GPS नेविगेशन की उन रोबोटिक आवाजों को याद कीजिए, जो एकदम सपाट और बिना किसी भाव के बोलती थी। अरे हाँ, आगे से बाएं मोड़िए, एकदम मशीन की तरह। बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बात कैसे कही जा रही है, न कि केवल क्या कही जा रही है। जी। तो ये जो स्पीच इमोशन रिकग्निशन तकनीक है, ये मशीनों को एक तरह की कृत्रिम सहानुभूति या आर्टिफिशियल एम्पैथी दे रही है। ये मशीनों को हमारे बात करने के तरीके के प्रति अधिक संवेदनशील और सहज बनाती है। ये बात तो एकदम सही है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक रूपक से समझते हैं। मान लीजिए फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से कोई दोस्त सिर्फ हेलो कहता है। उस एक शब्द, उस एक हेलो को सुनकर कोई भी इंसान तुरंत समझ जाता है कि वो दोस्त आज उदास है, बहुत खुश है या शायद किसी बात से डरा हुआ है। बिल्कुल, हम आवाज से ही पकड़ लेते हैं। हम इंसान ये काम बिना सोचे एकदम सहजता से कर लेते हैं। लेकिन ये सोचना कि एक कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, वो भी ऑडियो प्रोसेसिंग और सिग्नल एनालिसिस के जरिए ऐसा कर सकता है, सच में अद्भुत है। जी। लेकिन मशीन ये जादू कैसे करती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध गणित और अभौतिकी का मेल है। आवाज में मौजूद जो भावनात्मक विशेषताएं होती हैं, उन्हें पकड़ना ही इस पूरी तकनीक का मुख्य आधार है। भावनात्मक विशेषताएं? मतलब जैसे कि जब इंसान बोलते हैं तो उनकी आवाज में टोन, पिच यानी स्वर की ऊंचाई या नीचाई और तीव्रता में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव होते हैं। अच्छा। हम भले ही इन बदलावों पर सचेत रूप से ध्यान न दें, लेकिन हमारा दिमाग इन्हें डिकोड कर लेता है। एकॉस्टिक सिग्नल एनालिसिस के जरिए मशीन भी ठीक यही काम करती है। तो मशीन ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करती है? हाँ, मशीन लर्निंग मॉडल ध्वनि तरंगों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हैं। वे यह तय करते हैं कि आवाज में जो कंपन है वो खुशी का है, उदासी का है, गुस्सा है या फिर डर है। ये आवाज के पीछे छिपे गणित को पढ़ने जैसा है। तो इसका मतलब है कि मशीन को ये सब समझने के लिए कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती होगी। इस प्रोजेक्ट के पीछे के जो मुख्य टूल्स हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा इस पूरे सिस्टम की नींव है, क्योंकि ये बहुत ही लचीली है और सरल है। इसके बाद डेटा को व्यवस्थित करने वाले टूल्स आते हैं, जैसे नमपाई और पांडास, जो जानकारी को कतारों और कॉलम में सजाते हैं। लेकिन सबसे खास टूल जो मशीन को सुनने की ताकत देता है वो है लिब्रोजा। बिल्कुल सही। लिब्रोजा को हम इस पूरी व्यवस्था का डिजिटल कान कह सकते हैं। ये ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए सबसे बेहतरीन लाइब्रेरीज में से एक है। डिजिटल कान? वाह। लेकिन कान होने से ही तो बात नहीं बनती ना। हाँ, दिमाग भी तो चाहिए समझने के लिए। एकदम। सुनने के बाद जो समझने की प्रक्रिया है, उसके लिए मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स मैदान में आते हैं। पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए
साइकिट टर्न नाम का फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। और आवाज का पैटर्न बहुत ही ज्यादा जटिल है, जहां डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है, तो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स का भी संदर्भ जुड़ जाता है। तो ये सारे टूल्स मशीन को कान और दिमाग तो दे देते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने और दिमाग होने से बात नहीं बनती। कोई भी इंसान बचपन से हजारों लाखों आवाजें सुनकर ही चीजों का मतलब समझता है। जी। तो मशीन का ये बचपन या उसका ये अनुभव कहाँ से आता है? मशीन को कैसे पता चलता है कि उदासी कैसे सुनाई देती है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कोई भी एआई या मशीन लर्निंग मॉडल जन्म से कुछ नहीं जानता। उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है, और वो अनुभव डेटा से आता है। सटीक और सही तरीके से लेबल किया गया डेटा ही वो कच्चा माल है जिससे मॉडल सीखता है। इस क्षेत्र में इमोशनल स्पीच डेटा सेट्स का बहुत महत्व है। हमारे स्रोत में किसी खास डेटा सेट का जिक्र है ना? हाँ, विशेष रूप से राउडेस डेटा सेट का उल्लेख किया गया है। इसका पूरा नाम रायरसन ऑडियो विजुअल डेटाबेस ऑफ इमोशनल स्पीच एंड सॉन्ग है। अरे हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इसमें ये नहीं होता कि बस किसी को भी सड़क पर चलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पेशेवर अभिनेताओं का इस्तेमाल किया गया है, सही कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें पेशेवर अभिनेताओं को एक स्टूडियो के नियंत्रित माहौल में बिठाकर रिकॉर्ड किया जाता है, और सबसे खास बात यह है कि वे अभिनेता अलग अलग भावनाएं दिखाने के लिए अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो वे क्या बोलते हैं? वे एकदम न्यूट्रल या तटस्थ वाक्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, बच्चे दरवाजे के पास बात कर रहे हैं। अब इसी एक वाक्य को वे गुस्से में, फिर उदासी में, खुशी में और डर में बोलते हैं। अरे ये तो बहुत ही शानदार तरीका है ना? क्योंकि अगर वे गुस्से में कहते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो शायद मशीन शब्दों के अर्थ से अंदाजा लगाने की कोशिश करती। बिल्कुल। जब वाक्य एक ही है कि बच्चे दरवाजे के पास बात कर रहे हैं, तो मशीन के पास शब्दों से कोई सुराग नहीं होता। हाँ, उसे सिर्फ और सिर्फ आवाज की टोन और उतार चढ़ाव पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। इस डेटा सेट में हर ऑडियो फाइल के साथ भावनाओं के लेबल पहले से जुड़े होते हैं। मतलब मशीन को बताया जाता है कि देखो, फाइल नंबर 1 में खुशी की आवाज है और फाइल नंबर 2 में उदासी है। जब मशीन ऐसे हजारों उदाहरणों को बार बार सुनती है, तब जाकर वो ये समझने के काबिल होती है कि किसी नई आवाज में कौन सी भावना छिपी है। लेकिन ये मशीन इन ध्वनि तरंगों से भावनाएं निचोड़ती कैसे हैं? मतलब आवाज तो हवा में होने वाला एक कंपन है, मशीन उस कंपन को गणित में कैसे बदलती है? मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है। इस पूरी प्रक्रिया को फीचर एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। इसे ऐसे समझें कि ध्वनि तरंगों के समुद्र में से मशीन काम की बूंदें निकालती है। काम की बूंदें? मतलब मशीन के कान कैसे काम करते हैं? इसमें सबसे अहम है MFCC, यानी मेल फ्रीक्वेंसी सेप्स्ट्रल कोएफिशिएंट्स। MFCC नाम तो बहुत भारी भरकम है। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये ध्वनि के शॉर्ट टर्म पावर स्पेक्ट्रम को पकड़ता है। MFCC को ऐसे समझे जैसे कोई संगीतकार आवाज की बनावट या टेक्सचर को पहचानता है। अच्छा, टेक्सचर? जी। मान लीजिए एक ही धुन गिटार पर बज रही है और फिर वही धुन पियानो पर बजती है, तो हम तुरंत फर्क बता देंगे। बिल्कुल, क्योंकि दोनों वाद्य यंत्रों की आवाज का टेक्सचर अलग है। MFCC मशीन को इंसानी आवाज का यही टेक्सचर पहचानने में मदद करता है। तो MFCC आवाज की उस बारीक बनावट को पकड़ता है। और इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं ना? हाँ, स्पेक्ट्रल फीचर्स होते हैं जो सिग्नल के आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मापते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होती है पिच और एनर्जी। हाँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था। इसे आसान बनाते हुए कहें तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या कहा, बल्कि किस एनर्जी से कहा। बिल्कुल, बोलने वाले की भावनात्मक तीव्रता इसी एनर्जी से पता चलती है। तो यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जी। क्योंकि अब बात आती है इन सबको एक साथ जोड़ने की। स्रोत में जो पाइथन कोड दिया गया है, वो इन फीचर्स का इस्तेमाल करके मॉडल को कैसे लागू करता है? अगर मैं उस कोड की कार्यप्रणाली को बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं, तो सबसे पहले लिब्रोसा लाइब्रेरी की मदद से ऑडियो को लोड किया जाता है। उसके बाद उसमें से 13 MFCC फीचर्स निकाले जाते हैं। जब सारे फीचर्स आ जाते हैं तो डेटा को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट कहते हैं। ये बांटना क्यों जरूरी? ताकि हम मशीन का टेस्ट ले सकें। आमतौर पर ये 80 और 20 के अनुपात में होता है। अच्छा, मतलब 80% डेटा मशीन को सिखाने के लिए और 20% उसका टेस्ट लेने के लिए। एकदम सही। और फिर इस ट्रेनिंग डेटा पर एक सपोर्ट वेक्टर मशीन
या SVM मॉडल को ट्रेन किया जाता है। क्या ये SVM ही इकलौता तरीका है? नहीं, स्रोत में अन्य एल्गोरिदम का भी उल्लेख है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ओवरफिटिंग से बचने में मदद करता है। और अगर पैटर्न बहुत ज्यादा जटिल हो तो फिर न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जाया जाता है। लेकिन जब मशीन ने सीख लिया और हमने 20% डेटा पर उसका टेस्ट भी ले लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन सिर्फ तुक्का नहीं लगा रही है? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब ये जांचना तो बहुत जरूरी होगा कि मशीन का अनुमान कितना भरोसेमंद है। इसके मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है? यही मूल्यांकन का चरण है। कोई भी इंजीनियर मशीन की पहली भविष्यवाणी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। सटीकता मापने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला पैमाना होता है एक्यूरेसी। ये सीधे सीधे बताता है कि कुल भविष्यवाणियों में से कितनी सही थीं। लेकिन केवल एक्यूरेसी हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाती। इसीलिए प्रिसिजन और रिकॉल जैसे मीट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है। प्रिसिजन और रिकॉल थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ये दोनों मशीन की सही सकारात्मक उदाहरणों को पहचानने की क्षमता को मापते हैं। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नाम का टूल भी होता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये क्या करता है? ये वास्तविक और अनुमानित लेबल्स का एक बहुत ही विस्तृत चित्र दिखाता है। मतलब ये दिखाता है कि मशीन किन भावनाओं के बीच कंफ्यूज हो रही है, जैसे कहीं वो खुशी को गुस्सा तो नहीं समझ रही। हाँ, क्योंकि दोनों में ही आवाज की ऊर्जा और पिच हाई होती है। बिल्कुल। तो इससे हमें पता चलता है कि मॉडल को कहाँ सुधारने की जरूरत है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब हम ये सब कोडिंग, फीचर्स, मॉडल ये सब क्यों कर रहे हैं? आम इंसान की जिंदगी में इसके क्या फायदे हो सकते हैं? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसके अनुप्रयोग बहुत ही व्यापक हैं। स्रोत में कई दिलचस्प अनुप्रयोग बताए गए हैं। हाँ। जैसे कि सबसे पहला और बहुत ही प्रासंगिक उपयोग है मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी में। अच्छा, वहां ये कैसे काम करेगा? सोचिए, थेरेपिस्ट की मदद के लिए एक सिस्टम है। अगर लगातार किसी व्यक्ति की आवाज की पिच सपाट हो रही है और ऊर्जा गिर रही है, तो सिस्टम अलर्ट दे सकता है कि इस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण हैं। ये तो सच में एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा कस्टमर सर्विस एनालिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, कॉल सेंटर्स में। जी, कॉल सेंटर सेंटिमेंट एनालिसिस में। अगर कोई ग्राहक बहुत ज्यादा निराश या गुस्से में बात कर रहा है, तो मशीन रियल टाइम में से समझकर कॉल को सीधे किसी सीनियर अधिकारी को ट्रांसफर कर सकती है। इससे ग्राहकों का गुस्सा कम करने में बहुत मदद मिलेगी। और जो AI असिस्टेंट्स हमारे फोन में होते हैं ना, ये तकनीक उन्हें और भी ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण या एम्पैथेटिक बना सकती है, ताकि वो हमारी भावनाओं के हिसाब से जवाब दें। ये तो आज की बात हो गई। भविष्य में ये तकनीक कहाँ जाती हुई दिख रही है? भविष्य की बात करें तो डीप लर्निंग का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। और एक बहुत ही रोचक क्षेत्र है बहुभाषी या मल्टीलिंगुअल भावना पहचान। मतलब अलग-अलग भाषाओं में भावनाओं को समझना। हाँ, क्योंकि भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन इंसानी भावनाएं तो दुनिया भर में एक जैसी ही होती हैं ना। और साथ ही रियल टाइम इमोशन एनालिसिस पर भी बहुत काम हो रहा है। तो इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ये सफर सिर्फ एक कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। पाइथन, कुछ बेहतरीन लाइब्रेरीज जैसे लिब्रोजा और साइकिट-लर्न और राउडेज जैसे सही डेटा सेट की मदद से हम मशीनों को एक नया आयाम दे रहे हैं। हम मशीनों को न सिर्फ हमारी आवाज बल्कि हमारे जज्बात सुनना भी सिखा रहे हैं। जी, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। ऐसा सवाल? स्रोत से अगर हम एक कदम आगे की सोचें तो सोचिए, अगर भविष्य में मशीनें रियल टाइम में और हर भाषा में हमारी भावनाओं को बिल्कुल सटीकता से पढ़ने लगेंगी, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों को अपनी ही स्मार्ट डिवाइस और AI से अपनी सच्ची भावनाएं छिपाने के लिए किसी प्रकार के इमोशनल एन्क्रिप्शन का सहारा लेना पड़ेगा? बाप रे, इमोशनल एन्क्रिप्शन, ये तो सच में हैरान करने वाला विचार है ना? मतलब एक ऐसा टूल जो हमारी आवाज से भावनाओं को हटा दे, ताकि कोई भी सिस्टम ये ना जान सके कि हम उस वक्त दुखी हैं या डरे हुए हैं। अपनी निजता को बचाने के लिए जिस तकनीक को हम अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, क्या भविष्य में हमें उसी से अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ेगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पे सुनने वालों को खुद से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी हैरान करने वाले और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का समापन करते हैं। मशीनों के इंसानी भावनाओं को समझने के इस सफर को समझने में बहुत मजा आया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।